हाँ जी बच्चों, वेलकम बोल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है जी, मैं सूर्य कुमार स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब एलसीजी कॉमर्स क्लासेस में। और आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 चला हुआ है हमारा। ठीक है जी, नेशनल इनकम का। उसका मैं सेकंड मेथड आपको आज करके दे रहा हूँ, इनकम मेथड। और बेटे आप ना लेक्चर पे लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि थोड़ा सा काट काट के देखने से ना आपको पूरी नॉलेज नहीं मिलती है। मैंने इस चैप्टर में जितने भी डीप आपको सीओई प्रॉफिट और आपका इंटरेस्ट वाला जो पोर्शन है, इसमें जो परेशान करता है, सिर्फ बेटे इसमें ना आप ये ना सोचे कि हमें वो छाट छाट के चीजें और बनाना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आएगा। ये मेरी बात ध्यान रखिए आप बेटे। आपका जितना भी जो टफ पेपर बन सकता है ना, जो कंपोनेंट्स दिए हैं अलग अलग, उनमें बहुत सारी चीजें एक्सेप्शनली दी हुई हैं जो इंक्लूड नहीं होती है। ठीक, उनसे क्वेश्चन उठा के दे देते हैं कि क्या इंक्लूड हो जाएगा क्या नहीं। अलग से दिया भी है इंक्लूड और नॉट इंक्लूड का चार्ट बेटे, फिर भी आपको कॉन्सेप्चुअल तैयारी करनी है अच्छे से, हर चीज को डीपली पढ़ना है। हाँ जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो जी बच्चों, इनकम मेथड स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, और मैंने एक 3 मेथड है हमारे पूरे नेशनल इनकम में, वैल्यू एडेड में डाल चुका हूँ डिटेल में एक क्वेश्चन के साथ। बाकी इन तीनों मेथड को खत्म कराने के लिए, कराने के बाद में क्वेश्चन भी लूंगा, 5-6 मिक्स क्वेश्चन लूंगा, वैल्यू एडेड भी होंगे इसमें और इनकम और एक्सपेंडिचर वाले जो जैसे कि पूछे जाते हैं। ठीक है, सही है, वो मैं इस तरह के क्वेश्चन भी लूंगा। ठीक, चैप्टर 3 के मैं कुछ क्वेश्चन जरूर डालूंगा आपके, वो सब्सिडी निकालने वाला, एनएफआई निकालने वाला और आपका वो डेप्रिसिएशन निकालने वाले 3 जो क्वेश्चन आपको परेशान करते हैं बीच में, मैं उनको भी रिकॉर्ड कर दूंगा आपके लिए। ठीक, तो हमने इनकम मेथड में, इनकम मेथड से आज हम नेशनल इनकम निकाल रहे हैं जी, सिंपल सी बात है। आज हम सारी इनकम को जोड़ेंगे, किसको? फैक्टर इनकम को। ये सेकंड फेज है हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। हम आज सारी फैक्टर इनकम को जोड़ेंगे जो कहाँ से प्रोड्यूस हुई है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से। कहाँ से? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से। ठीक है जी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो आपकी इनकम रिसीव्ड हुई है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से, उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वाली इनकम को आज हम सम कर देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो इससे हमारा मिलेगा एनडीपी एट एफ सी। क्या मिलेगा जी? डायरेक्ट एनडीपी एट एफ सी। ये जरूर याद रखना किस टर्म से क्या मिलता है, हमें मिलती है डायरेक्ट डोमेस्टिक इनकम। क्या मिलती है जी? डायरेक्ट डोमेस्टिक इनकम। अगर मैं इन सारे इनकम मेथड से बना रहा हूँ क्वेश्चन और मुझसे खाली डोमेस्टिक इनकम पूछा गया है, तो मैं सारे कंपोनेंट जो इनकम फैक्टर के हैं, इनकम मेथड के हैं, वो जोड़ दूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा? डोमेस्टिक इनकम। ठीक है जी, तो आज हमारे इनकम मेथड के जो कंपोनेंट है जी, कंपोनेंट कौन कौन से हैं बेटे? वो आगे भी मैंने दिए हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट पहले कंपोनेंट बताऊंगा, फिर उन कंपोनेंट के अलग से चार्ट बनवाऊंगा, जिसमें मैं सीओई का चार्ट, इंटरेस्ट वाला चार्ट और आपके साथ प्रॉफिट का चार्ट शेयर जरूर करूंगा। मिक्स्ड इनकम और रेंट एंड रॉयल्टी तो बड़ा इजी है, वो हर बच्चा पहचान लेता है। ठीक, उसमें डायरेक्ट कोई ऐसा खींचातानी भी नहीं करता, लेकिन इनसे खींचातानी ज्यादा होती है, जिसमें दिक्कतें आपको आ सकती है। ठीक जी, आ जाइए। तो कंपोनेंट में सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है वो है सीओई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। फिर सेकंड वन है आपका इंटरेस्ट। ठीक है जी, रेंट एंड रॉयल्टी थी आपकी बुक में, पर मैं इंटरेस्ट पहले ले रहा हूँ। ठीक है जी, फिर है आपका रेंट एंड रॉयल्टी, रेंट एंड रॉयल्टी। ठीक है जी, फिर है जी आपका थर्ड वन प्रॉफिट, इंटरप्रेटर प्रॉफिट। फिर है जी आपका लास्ट मिक्स्ड इनकम। ये 4 तरह के, ये 5 तरह के आपको फैक्टर दिए हुए हैं। ठीक, इनकम के इन सारे फैक्टरों को, कंपोनेंट्स को हमने ऐड करना है। ठीक है जी, हम करेंगे सीओई प्लस इंटरेस्ट प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस प्रॉफिट, तो हमारा आ जाएगा इक्वल टू एनडीपी एट एफ सी। ठीक जी, हमने एनडीपी एट एफ सी निकाल लिया, और नेशनल इनकम का मतलब होता है हमारा एनएनपी एट एफ सी। क्या होता है? एनएनपी एट एफ सी। तो कुछ नहीं चेंज करना जी हमें, हम एनडीपी एट एफ सी पहले मिल गया, एनएनपी एट एफसी पे जाना है। हमें पहला एन बिल्कुल एन है ही, दूसरा डी नहीं चाहिए। ठीक, ये इसके बदले एन चाहिए, ये डी के बदले मुझे क्या रिप्लेस करना है? एन। बाकी मेरा पी तो कभी चेंज नहीं होता, यहाँ भी एफसी है यहाँ भी एफसी है, तो मुझे एनडीपी एट एफसी को एनएनपी एट एफसी को बदलना है। ब्रिज कॉन्सेप्ट कहता है इस डी को हटाने के लिए एन पे लाना है, तो प्लस एन एफ आई है। क्या कर देना है? प्लस एन एफ आई है। आप आ जाओगे किस पे? एनएनपी एट एफसी। बस जी, यही करना है। ठीक, आपने पहले सारे कंपोनेंट जोड़ने हैं जितने भी दिए हो आपको, उसको जोड़ के आपका एनडीपी एट एफसी पे पहुंच जाओगे। फिर एनएफआई ढूंढ लेना बस,
इनकम मेथड की मदद से अगर निकाल रहे हो, अगर वो पॉजिटिव है तो प्लस कर देना, अगर वो निगेटिव सेंस में तो निगेटिव कर देना। अगर खाली फीटा दिया है तो माइनस होता है और फीफा दिया है तो प्लस होता है। एनएफआई की क्लास पड़ी हुई है आपकी चैप्टर 2 में, वहां से आप कंप्लीट देख लोगे, विद कंपोनेंट कवर है एनएफआई के, ठीक है जी। एनएफआई खुद में अलग से इंडिपेंडेंट क्वेश्चन बनता है, कब निगेटिव, कब पॉजिटिव, कब जीरो, पूरा रिकॉर्ड किया हुआ है, ठीक है जी, स्टेप बाय स्टेप, ठीक। चैप्टर 2 में पढ़ी हुई है क्लास, ठीक। मैं यहाँ तक आप खुद देखो चैप्टर आपके कैसे डिजाइन है। पहले 1 है सर्कुलर फ्लो सिखाता है, फिर आपको टर्मिनोलॉजी सिखाता है, फिर 3 में एग्रीगेट सिखाता है, जब 4th में लाके आपसे नेशनल इनकम कैलकुलेट कराता है। अगर पहले 3 में आप पक्के नहीं है और सीधे यहाँ आ गए तो कभी भी यहाँ तो पक्के नहीं हो पाएंगे, ठीक। आपने ये भी समझना है आपका जो सिलेबस है वो कैसे डिजाइन है, ठीक है जी। आपका अगर सिलेबस डिजाइन जिस तरह से आप उस तरह से नहीं कर रहे हैं तो आपने कहीं ना कहीं दिक्कत रहने वाली है, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ आप इसे अच्छे से देखेंगे। ये आपने बेसिक समझ लिया, इनकम मेथड क्या है, उसके कंपोनेंट क्या है, ठीक है जी। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से मिलने वाली इनकम जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज में मिली है उसको सम अप करके हम काउंट कर रहे हैं अपने कंट्री का क्या, नेशनल इनकम, ठीक है जी, किसी भी इकोनॉमी का नेशनल इनकम, ठीक। तो जी ये सीओई में इतना बड़ा सा चैप्टर आपकी पूरी बुक में ये लिखा हुआ है, पूरा पूरा सिस्टम, ठीक है जी। इतना ज्यादा कंटेंट दिया है, सर इसे छोटा कर दो कंटेंट को, अभी कर देते हैं, आप मेरे साथ चलो, इसको बिल्कुल छोटा करते हैं, ठीक। इसको रीड करें क्या जी, इसको आप रीड कर लेना, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है जी। मैं इसका ही चार्ट बना रहा हूँ, ठीक, इसका ही चार्ट बना रहा हूँ, ठीक। समरी है जी ये सीओई की, इसको याद रखना आपने, इसमें जो इंक्लूड करना है आपने और इसमें जो नोट इंक्लूड है जी, मैं उसका एक चार्ट बना रहा हूँ, आप इसे कॉपी कर ले, ठीक है जी, मेरे साथ साथ ही इंक्लूड कर देना आप में इसमें वेजेस एंड सैलरी इन कैश। इन कैश अगर कोई भी वेजेस एंड सैलरी मिली है उसे ऐड कर देना, जैसे कोई सैलरी मिली, कोई कमीशन मिला, कोई डियरेंस अलाउंस मिला डीए, ठीक है जी, कोई एचआरए मिला, मतलब कोई रेंट कंपनी ने पे कर दिया अपनी तरफ से, कोई डियरेंस अलाउंस दे दिया, ठीक है जी, कोई कैश में कमीशन दे दिया, और जो आपको सैलरी या वेजेस दे दी, ये तो पैसा वो है जो एम्प्लॉय को किसमें मिलता है, कैश में, तो काउंट करना ही करना है, ठीक जी। दूसरा काउंट करना है काइंड में, कोई रेंट फ्री होम है, क्या है जी, रेंट फ्री होम, कार मिली हुई है जी एम्प्लॉय को, ठीक है जी, एम्प्लॉय को एजुकेशन फैसिलिटी मिली है बच्चों की, ठीक है जी, और एम्प्लॉय को क्या मिला हुआ है, मेडिकल फैसिलिटी मिली हुई है जी, मेडिकल इंश्योरेंस मिले हुए हैं, ठीक है जी। ये सब भी काउंट करना है, ये सब भी काउंट करना है, ठीक है जी। फिर जी सोशल सिक्योरिटी स्कीम, किसके द्वारा, ओनली बाय एम्प्लॉयर, ओनली बाय एम्प्लॉयर। कभी कभी क्या करता है वो वहाँ वर्ड एम्प्लॉय दे देता है आपको एग्जाम में, और आपको ध्यान रहता नहीं, आप एम्प्लॉय का भी जोड़ देते हैं। एम्प्लॉय का अपना पैसा खुद क्यों जुड़ेगा, वो कंपनसेशन थोड़ी है, वो तो सैलरी जेब से पैक किया है। जो एम्प्लॉयर दे रहा है, जो एम्प्लॉयर का हिस्सा कट रहा है, जो एम्प्लॉयर की जेब से जा रहा है, वो वाला काउंट करना, वही तो कंपनसेट हो रहा है। मैं खुद की जेब से किसी को कुछ दे रहा हूँ तो मुझे कंपनसेशन कहाँ से मिल रहा है, तो मेरी जेब से ही जा रहा है, ठीक जी। तो एम्प्लॉय वाला पार्ट हटा देना, वहाँ दे देता है वो चाल से, चाल से बचना है हमें, एग्जामिनर की चाल से बचना है, ठीक है बेटे, और कुछ नहीं करना होता। एग्जाम में कुछ ट्रिक नहीं होती, वो यहीं से किसी ट्रिक को उठा के दे देता है। और ये न्यूमेरिकल तो मुझे हार्ड लगती है नहीं, न्यूमेरिकल क्या हार्ड है, अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, आपको पता है क्या जोड़ना है क्या नहीं जोड़ना है, फिर आपको गलती कहाँ आएगी। आप 100 न्यूमेरिकल रट रहे हैं, 50 न्यूमेरिकल रट रहे हैं, क्यों रट रहे हैं भाई आप 3 बार कॉन्सेप्ट तो पढ़ के देखो, आपके एमसीक्यू भी हल होंगे, आपके क्वेश्चन आंसर किसी भी तरह के आएंगे वो हल होंगे। आपकी पढ़ाई गलत तरीके से चल रही है, हम क्वेश्चन आंसर का रट्टा मार रहे हैं, क्या कर रहे हो भाई आप, पहले कॉन्सेप्ट में तो जाओ, गहराई से उन्हें समझ तो लो, ठीक। पहले कॉन्सेप्ट गहराई से पकड़ो, फिर क्वेश्चन पढ़ो, फिर दोबारा के कॉन्सेप्ट पढ़ो, ये होता पढ़ने का तरीका। 2 बार कॉन्सेप्ट 1 बार क्वेश्चन, वो दिमाग में बैठ जाता, आपके भूलोगे नहीं, आप कभी नहीं भूलोगे आप, कॉन्सेप्ट लगाने के बाद हमें चलना है। आ जाओ जी, ठीक जी। सोशल सिक्योरिटी स्कीम ओनली बाय एम्प्लॉयर, जैसे कि पीएफ, कोई ग्रेचुइटी है, ठीक है, एनी अदर, कोई वर्कमैन स्कीम कोई अलग है, ठीक है जी। अब जिसमें क्या नहीं लेना, वेजेस ले लेना, सैलरी लेना इन कैश, ठीक है जी। कोई कैश रिम्बर्समेंट, कैश रिम्बर्समेंट नोट करना जी, कोई कैश रिम्बर्समेंट पेड बाय एम्प्लॉय, पेड बाय एम्प्लॉय बिहाफ ऑफ बिजनेस, बिहाफ ऑफ बिजनेस। कोई क्लाइंट आया था, ठीक है जी, कोई क्लाइंट आया था किसी बिजनेस वाले का, मैं उसे ड्रॉप करने
मैं उसे पिकअप करने गया, मैंने उसे खाना वाना खिलाया, अपनी जेब से सब कुछ किया, बाद में आके अपने मालिक से पैसे ले लिए, तो उसने मुझे कोई कंपनसेट थोड़ी किया, ये मेरी जेब से ही पहले पैसा निकला था, मैंने खर्चा किया था बिजनेस के ब्याह पे, उसने मुझे पैसा दे दिया। ठीक, अब ये कोई कंपनसेशन थोड़ी है, ये तो मेरी जेब का खर्चा था जो मुझे वापस मिल गया। ठीक, इससे मेरा फायदा क्या हुआ? इससे तो ना तो मेरा कोई फायदा हुआ, ना कोई मेरा नुकसान हुआ। ठीक, ना मेरा कुछ बचा, ना मेरा कुछ गया। या तो मेरा कुछ बचना चाहिए उनके बेनिफिट से, या मुझे कुछ मिलना चाहिए, जब भी तो होगा। ये खर्चा मुझे थोड़ी करना था कि कोई क्लाइंट आएगा एम्प्लॉयर का, बिजनेस का, मैं उस पर खर्चा करूंगा। मैं तो एक कर्मचारी हूं, मैं तो एम्प्लॉय हूं, मैं क्यों खर्चा करने लगा? तो अगर मैंने कोई खर्चा कर दिया बिजनेस के ब्याह पे, वो पैसा मुझे वापस मिल रहा है, वो मैं काउंट नहीं करेगा, वो मेरा क्या नहीं है, सीओई नहीं है। ठीक है जी, बिल्कुल काउंट नहीं करना। ठीक, फिर दूसरा आप याद रखना, कोई भी ऐसी फैसिलिटी है, फैसिलिटी रिस्ट्रिक्टेड टू बिजनेस ओनली, रिस्ट्रिक्टेड टू बिजनेस ओनली। कोई फोन दिया हुआ है, वो बिजनेस में इस्तेमाल होता है, हम तो घर नहीं ले जा सकते। ठीक है जी, बिजनेस में हम कोई पर्सनल से यूज नहीं करते, पर्सनल कॉल होती नहीं है, फिर हमारा क्या फायदा? तो कंपनी का फायदा। आपको कोई वो मिली है जी यूनिफॉर्म्स, अब यूनिफॉर्म्स मैं कहाँ शादी में पहन के जाऊंगा? ठीक, यूनिफॉर्म शादी में पहन के थोड़ी चला जाऊंगा। ठीक, अगर मुझे कोई दिवाली गिफ्ट मिल जाए, उन्होंने मुझे ड्रेस दे दिया, कुर्ता दे दिया, तो ये मेरे लिए बेनिफिट है जी, मुझे गिफ्ट्स मिल रहे हैं, बोनस मिल रहा है कुछ। ठीक जी, तो ये मेरे लिए गिफ्ट्स हो गए, बोनस हो गए, इनको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ कैसे भी, अपनी डिस्क्रिशन से। यहाँ वर्ड दिया है डिस्क्रिशन, इच्छा, डिस्क्रिशन। अगर इंप्लॉय अपनी डिस्क्रिशन से इन्हें यूज नहीं कर सकता, ठीक, अपनी इच्छा से यूज नहीं कर सकता, तो वो रिस्ट्रिक्टेड है, वो बिजनेस के एक्सपेंडिचर में जाएंगे। ठीक है, वो बिजनेस के लिए, ठीक, वो बिजनेस एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, मैं अगर अपनी इच्छा से यूज कर सकता हूं, मेरे लिए फैसिलिटी है। अगर मैं बिजनेस की इच्छा से यूज करता हूं, बिजनेस की इच्छा से, तो मेरे लिए तो फिर जी क्या नहीं है, फैसिलिटी नहीं है। ठीक, यूनिफॉर्म इसके उनके हिसाब से, व्हीकल उनके हिसाब से, ठीक जी, फोन उनके हिसाब से, जो भी चीज उन्होंने मुझे गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करें सब उनके हिसाब से, तो मेरे लिए तो नहीं है जी। ठीक, इसमें खेल है डिस्क्रिप्शन, मतलब इच्छा। अगर मेरी इच्छा नहीं चल रही तो मेरे लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। ठीक जी, ये मैं नहीं लूंगा। पहला, मुझे मेरा ही पैसा वापस मिला, वो मैं नहीं लूंगा। मेरी इच्छा के से मैं यूज नहीं कर सकता इन चीजों को, बिजनेस की इच्छा से चलना है, मैं उन्हें नहीं लूंगा। ठीक है जी। थर्ड, अगर कोई इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन है, कैसा है जी? इंप्लॉय मेरा खुद का कंट्रीब्यूशन है, मेरा खुद का कंट्रीब्यूशन है, तो वो भी मैं काउंट नहीं करूंगा, वो तो मेरी जेब से गया है। या किसी थर्ड पार्टी का है, किसका है जी? थर्ड पार्टी क्लेम है, थर्ड पार्टी क्लेम एंड कंपनसेशन मुझे मिला है, कंपनसेशन मुझे मिला है, लाइक इंश्योरेंस कंपनी, लाइक इंश्योरेंस कंपनी। मेरी मेडिकल पॉलिसी लीजिए मेरे बिजनेस ने, अच्छी बात है, उसका प्रीमियम भरा बिजनेस ने, तो प्रीमियम तो आ जाएगा सीओई में, लेकिन मुझे जो मेडिकल का खर्चा कंपनसेट हुआ, किसकी वजह से? मुझे वो प्रीमियम भरने की वजह से मेडिकल कंपनी ने, इंश्योरेंस कंपनी ने वो मेरा खर्चा लिया होगा। मान लो कोई प्रीमियम भरा कोई इंश्योरेंस का, किसने? कंपनी ने भरा, वो प्रीमियम का पार्ट तो होगा, वो जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम में आएगा या मेडिकल फैसिलिटी में आएगा, वो तो पार्ट हो जाएगा, वो तो पार्ट हो जाएगा किसमें? आपके पार्ट हो जाएगा किसमें? सीओई में। लेकिन जो कंपनसेशन और क्लेम मिलेगा, जो दूसरी थर्ड पार्टी मुझे पैसा देगी, वो सीओई का पार्ट नहीं है। ठीक जी, वो किसी दूसरी पार्टी ने दिया है, तो वो काउंट नहीं होगा। इंश्योरेंस की तरफ से इंजर्ड वर्कर को कुछ मिल जाए तो वो आपने काउंट नहीं करना है। ठीक है जी, इंश्योरेंस कंपनी वाला आप याद रखना, इंश्योरेंस क्लेम टू इंजर्ड वर्कर, ये याद रखना ही पूछता है आपके किसमें, न्यूमेरिकल में पूछ लेता है, और थ्योरी में भी। ठीक, ये इस तरह का पैसा हमने काउंट नहीं करना। तो क्या काउंट करना है सीओ में और क्या काउंट नहीं करना है, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी, इसमें जरूर ध्यान रखना है डिस्क्रिप्शन वाला वर्ड। ठीक है जी, और इसमें ये थर्ड पार्टी वाला जरूर याद रखना। ये आ गया जी आपका। ठीक, इसके बाद में थोड़ा सा रेंट एंड रॉयल्टी आपको करा देता हूँ, फिर इंटरेस्ट कराऊंगा। ये राजी, रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट मतलब हमने कोई रेंटल वैल्यू कमाई, कोई प्रॉपर्टी किसी को यूज पे देके। ठीक जी, हमने कोई प्रॉपर्टी यूज पे दी, ठीक जी, तो हमने उस पर क्या कमा लिया? रेंट। ठीक यार, रॉयल्टी, रॉयल्टी होती है किसी इंटेलेक्चुअल राइट, किसी राइट से आती है रॉयल्टी जी। ठीक है, किसी राइट से आ गई, जैसे जी कोल माइंस का राइट है, मैंने किसी को कॉन्ट्रैक्टर को कह दिया मेरी कोल माइंस थी, आप यूज कर लो, इससे एक्सट्रैक्शन कर लो चीजें, मुझे तो आप इसको लीज दे देना। ठीक है जी, मैंने कोई अपने लैंड से रेंटर वैल्यू कमा ली, मैंने कोई बिल्डिंग किराए पे चढ़ा दी। ठीक है जी, तो इस तरह की जो आप सर्विस से पैसा कमा रहे हैं, वो आपका आएगा रेंटल रॉयल्टी में। ठीक, आपने कोई इंटेलिजिबल आपके राइट, इंटेलेक्चुअल राइट दिए हुए हैं या कोई फिजिकल राइट दिए हुए हैं किसी को यूज करने के लिए। ठीक है जी, फिजिकल असेट या इंटेलेक्चुअल असेट के राइट दिए हुए हैं, किसके जी? फिजिकल असेट
दिखने वाली इंटेलेक्चुअल असेट, इंटेलेक्चुअल जो आपकी जी इंटेलेक्चुअल जो आपकी इंटेंजिबल एसेट होती है, उस तरह का कोई आपने राइट दिया हुआ है, उससे आप क्या कमा रहे हो, रेंट एंड रॉयल्टी, रेंट एंड रॉयल्टी। ठीक है जी, तो ये रेंट एंड रॉयल्टी भी क्या मानी जाएगी, आपकी इनकम। ठीक है जी, ये दोनों एक्चुअल भी लेना और इम्प्यूटेड भी, कैसे लेना, एक्चुअल भी और इम्प्यूटेड। इम्प्यूटेड कहां से आ गई सर, वही वाली इम्प्यूटेड है ये, जो अगर कोई ओनर अपने घर में खुद रहता है तो उसका इम्प्यूटेड रेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि माना जाता है ये घर तो क्या है, इसमें सर्विस जनरेट करने की ताकत है, आप नहीं रहते तो किराया कमाते। ठीक है जी, तो इसमें दोनों लेने हैं, एक्चुअल और इम्प्यूटेड। कौन से लेने हैं जी, रेंटल इंक्रीमेंट बोथ एक्चुअल रेंट ऑफ लेट आउट एज वेल एज इम्प्यूटेड रेंट। सेल्फ ऑक्यूपाइड वाली प्रॉपर्टी का भी लेना है और आपको किसका लेना है, आपकी जो रेंटेड प्रॉपर्टी है, दोनों का क्या लेना है, आपने रेंट काउंट करना है। कहीं इम्प्यूटेड रेंट वर्ड दे दे, क्या दे दे, इम्प्यूटेड, ऐसे ही निकालते हैं क्वेश्चन में आंसर, जैसे जी एक्चुअल रेंट दे दिया, इम्प्यूटेड रेंट और दे दिया, सेल्फ ऑक्यूपाइड। बच्चा सोचेगा क्या है ये सिस्टम, अगर आपने ठीक से नहीं पढ़ा हुआ तो दोनों लेने हैं इसमें। कौन सा जी, एक्चुअल भी लेना है और इम्प्यूटेड रेंट भी लेना है, इम्प्यूटेड रेंट फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड, फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड, किसके लिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड लेने हैं जी दोनों। ठीक है जी, ये आपका हो गया रेंट से और रॉयल्टी से मतलब। ठीक, अब आ जाओ जी इंटरेस्ट, बड़ा बढ़िया शानदार है जी इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में तो अलग से क्वेश्चन है, आपको मिल जाएंगे, आप नोट इंक्लूडेड इनका, आपका नोट इंक्लूडेड और इंक्लूड का है वो चैप्टर में, चैप्टर 4 में लास्ट में, उसको खोल के देखना, इस पे दुनिया भरी के क्वेश्चन है जी, इस पे भरे पड़े क्वेश्चन है। ठीक है जी, 6 ऐसे क्वेश्चन है एक ही तरह का। ठीक है जी, सही है। तो इसमें जो है जी इंटरेस्ट इनकम लेनी है, हमें क्या लेनी है, इंटरेस्ट इनकम पर कौन सी, किससे रिसीव हुई है, प्रोडक्टिव एक्टिविटी से, किससे जी, प्रोडक्टिव सर्विस ओनली। अगर वो लोन यूज हुआ है प्रोडक्ट, पहले तो जी ये किसके एंड पे, रिसीवर के एंड पे काउंट होगा, किसके, पहली बात इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीवर के एंड पे काउंट होगा। ठीक, सेकंड बात ये लेनी है जी, अगर ये प्रोडक्टिव एक्टिविटी हुई है, जो फंड वो किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी यूज हुआ है, तब रिसीवर ने कोई क्या किया है, इंटरेस्ट रिसीव किया है, तब ये लेना है, तभी नेशनल इनकम में काउंट करना है, वरना नहीं करना। ठीक, क्योंकि मानते हैं किसी गुड्स और सर्विस का फ्लो का अगर कोई नया जनरेशन हो रहा है तो लो जी, उससे कोई गुड्स और सर्विस बन रही है, प्रोडक्टिव एक्टिविटी हो रही है उस वाले पोर्शन से, तो लो, वरना मत लो। तो मैंने एक कैटेगरी बनाई आपकी कि क्या इंक्लूड होना है और कौन सा नॉट इंक्लूड होना है। ठीक, ये बहुत ध्यान से, यहाँ से क्वेश्चन सीधा आ सकता है इनमें से पूछ के, ये तो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल ये समझ लो बहुत जरूरी चीज है, आपको पता होनी चाहिए, इससे आपका थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों पोर्शन मजबूत हो रहे हैं। ठीक, अगर आपको दिया है रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक टू इंडिविजुअल, किसी बैंक ने पे किया इंडिविजुअल को। ठीक जी, अगर किसी बैंक ने, पहली बात है बैंक ने दिया इंडिविजुअल को तो काउंट होगा, यस, मैं लिख रहा हूं काउंट, यस काउंट होगा। बैंक ने दिया किसी इंडिविजुअल को, बैंक ने यूज की किसी की सेविंग्स, उसको इंटरेस्ट दिया, बैंक ने उसे प्रोडक्टिव एक्टिविटी में यूज जरूर किया होगा, आगे लोन बांटे होंगे। ठीक है, तो वो तो सर्विस जनरेटिंग एंटिटी है ही, तो बैंक ने अगर इंडिविजुअल को दिया, यस यस कर दो जी। फिर जी इंडिविजुअल ने दिया बैंक को, सेकंड केस है, अब की बार इंडिविजुअल इधर है और ये बैंक को दे रहा है पैसा, इंडिविजुअल, बैंक नॉर्मली यूज बैंक ने किया है और इसने इंडिविजुअल ने यूज किया है कंजम्पशन पर्पज, किसके लिए, कंजम्पशन पर्पज, नॉर्मली कहते हैं वो लोन लेता है अपने कंजम्पशन पर्पज के लिए, क्योंकि इंडिविजुअल को जब जाता है वो कंज्यूमेबल गुड्स पे इन्वेस्ट ज्यादा करता है, कंज्यूमेबल। ठीक है जी, तो हाउस होल्ड ले अब या इंडिविजुअल ने ये बैंक से लोन लिया हुआ है, ठीक जी, उस पर इंटरेस्ट पे कर रहा है, रिसीवर बैंक है, रिसीवर बैंक है। ठीक जी, कहते हैं फिर भी ये जो है जी, जो लोन का पैसा आपने दिया है, ठीक, इस पे क्या कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी क्या नहीं लगी, प्रोडक्टिव एक्टिविटी। तो जब इंडिविजुअल पे कर रहा है बैंक को, हालांकि बैंक का तो इंटरेस्ट कमाने का काम है, उसकी सर्विस है, फिर भी इंडिविजुअल के द्वारा जो बैंक यानी कि कंज्यूमर लोन, जैसे कि कार लोन, कोई भी कार लोन, ठीक है जी, कोई भी बाइक लोन, कोई भी बाइक लोन, ठीक जी, अरे यार, कोई भी बाइक लोन, कोई अदर कंज्यूमर गुड्स, मैंने वॉशिंग मशीन ले ली, एसी ले ली, कोई भी ऐसे गुड्स, ठीक है जी, ये आपके काउंट नहीं होंगे, ये आपके काउंट नहीं होंगे। ठीक जी, ये माना जाता है किससे, कंज्यूमर पर्पज से, किससे, कंज्यूमर पर्पज से, तो ये काउंट नहीं होंगे, इंडिविजुअल टू बैंक नो। फिर कहते हैं जी, फिर क्या हो जी, किसी फ्रेंड ने फ्रेंड को दे दिया जी, फ्रेंड टू फ्रेंड, नहीं जी ये भी नहीं होगा, फ्रेंड कुछ खरीद लेगा, खा लेगा, पी लेगा, फ्रेंड टू फ्रेंड नहीं जी, फ्रेंड को नहीं समझा जा रहा, क्या प्रोड्यूसिंग एंटिटी, फ्रेंड टू फ्रेंड नहीं। किसी एम्प्लॉय ने दे दिया एम्प्लॉयर को, किसने, किसी एम्प्लॉय ने इंटरेस्ट पे किया एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर कहते हैं, ये भी नहीं, ये भी कंज्यूमर की तरह समझा जाएगा। ठीक,
ये भी नहीं, ये भी नहीं लिया जाएगा, ठीक है जी। ये भी ट्रांसफर ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट समझा जाएगा, ठीक है। ये भी आपका कोई प्रोडक्शन एंटिटी, कोई सर्विस जनरेशन का पार्ट नहीं समझा जाएगा। फ्रेंड के केस में भी नहीं समझा जाएगा, ठीक। अगर अब आ जाओ जी, और कहता है जी, अगर गवर्नमेंट ने पे किया, गवर्नमेंट पे फॉर पब्लिक डेप्ट या कंज्यूमर लोन, पब्लिक डेप्ट, गवर्नमेंट पे फॉर पब्लिक डेप्ट, ठीक है जी। गवर्नमेंट ने किसी पब्लिक डेप्ट के लिए, मोर ये समझा जाता है मोरली कंजम्पशन पर्पज के लिए गवर्नमेंट ने लोन लिया है, ये भी काउंट नहीं होगा। इस पे जो इंटरेस्ट पे हुआ है, चाहे किसी ने भी रिसीव किया है, ये भी काउंट नहीं होगा, ठीक है जी। ये भी काउंट नहीं होगा। फिर कहते हैं जी, पब्लिक का हो गया जी, गवर्नमेंट का हो गया। एक और कहता है जी, मैंने एम्प्लॉयर का भी कह दिया, फ्रेंड का भी कह दिया, ऐसे भी पूछ लेता है, ठीक है जी। कंज्यूमर लोन बाय इंडिविजुअल भी पूछ लेता है, मैंने ऐसे भी कह दिया, ठीक जी। फिर मैंने कहा बैंक अगर देगा इंडिविजुअल को तो यस, बाकी में मैं नो नो करता आ रहा हूँ, ठीक है जी। कार लोन ले लिया, बाइक लोन ले लिया, कोई कंज्यूमर गुड्स पे ले लिया, नहीं। फ्रेंड टू फ्रेंड नहीं लेना जी, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर नहीं लेना जी, गवर्नमेंट टू पब्लिक डेप्ट नहीं लेना जी, ठीक। फिर कह रहा हूं मैं अलग, फिर मैं और कह रहा हूं जी, ठीक जी। फिर मैंने कहा डिवेंचर पे मिला जी, किसी कंपनी ने डिवेंचर इशू किए थे, ठीक है, चाहे डिवेंचर इशू किए थे तो किसी कंपनी ने दिया जी, कंपनी ने जी, कोई भी कंपनी ने डिवेंचर, कंपनी ने पैसा जुटाया होगा अपनी किसी एक्टिविटी के लिए, प्रोड्यूसिंग एंटिटी के लिए, तो कहते हैं जी कंपनी ने अगर दिया, पे किया, तो यस होगा जी, डिवेंचर पे मिलने वाला यस होगा। चाहे फिर वो इंडियन कंपनी हो, मतलब कोई भी लोन किसी कंपनी में, लोन पे इंटरेस्ट दिया किसी कंपनी ने, ठीक है जी। इंटरेस्ट दिया है किसने, कंपनी, किसी इंडिविजुअल को या किसी बैंक को, ठीक। कोई भी लोन है, डिवेंचर है या कोई लोन है, अब कंपनी ने दिया है किसको, चाहे इंडिविजुअल को दिया है, चाहे वो इंडियन कंपनी है, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी है, चाहे वो फॉरेन कंपनी है, ठीक है जी। इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो प्राइवेट फर्म है, ठीक है जी। उसने दिया है किसको, इंडिविजुअल को या बैंक को, तो ये काउंट होगा, यस ये काउंट होगा, क्योंकि इन्होंने माना जाता है प्रोडक्शन एंटिटी में, ठीक। लेकिन एक को काउंट नहीं करता, ये कंपनी टू कंपनी, ये बहुत जरूरी याद करना। कंपनी टू कंपनी से कहता है वेल्थ ट्रांसफर है, ट्रांसफर इनकम की तरह है, तो कह रहे हैं ट्रांसफर इनकम की तरह अपनी वेल्थ से ट्रांसफर किया है, इसलिए बस ये याद रखना एक्सेप्शनली कंपनी टू कंपनी, अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी को कोई इंटरेस्ट पे कर रही है, ठीक, तो इंटर कॉर्पोरेट डेब्ट्स के लिए कोई कंपनी टू कंपनी कर रही है, तो फिर आपने ये बिल्कुल नहीं करना, आपने इसको ना कह देना बस, ठीक। बाकी कंपनी किसी को पे कर रही है डिवेंचर के लिए, चाहे इंडियन है चाहे फॉरेन है, चाहे इंटरेस्ट ऑन लोन दे रही है किसी बैंक को, ठीक है, उसको आपने काउंट करवा लेना, पर ये कंपनी टू कंपनी वाला नहीं करना, ठीक है। अगर फ्रेंड को दिया नहीं करना, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर नहीं करना जी, अगर इंडिविजुअल ने किसी बैंक को पे किया नहीं करना जी, ठीक। लेकिन बैंक ने इंडिविजुअल को पे किया करना है, ठीक है जी, बिल्कुल करना है, ठीक। ये आपने ध्यान रखना, ठीक। यही आपकी ये लिस्ट है जी। ये रही जी, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक टू इंडिविजुअल, यस करना है जी। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय गवर्नमेंट फर्म टू बैंक, करना है जी। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन गिवन टू फॉरेन कंपनी इन इंडिया, करना है जी, चाहे फॉरेन हो चाहे इंडियन हो। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिवेंचर लोन गिवन टू कंपनी, करना है जी। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज बाय बैंक, ठीक, ठीक है जी। बैंक को मिला जी इन दोनों से, इन्होंने लोन लिया होगा कोई बैंक से, करना है जी, ठीक। ये भी करना है, क्या नहीं करना है, इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट ऑन पब्लिक डेब्ट कंजम्पशन पर्पज लोन नहीं करना जी, ये काउंट नहीं करना। इंटरेस्ट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर नहीं करना जी। इंटरेस्ट पेड बाय हाउस होल्ड लाइक कार मोटरसाइकिल एंड अदर कंज्यूमर लोन नहीं करना जी। फिर कहते हैं इंटरेस्ट पेड बाय वन फर्म टू अनदर फर्म नहीं करना जी। ये इसको बड़े ध्यान से याद रखना, बस यहाँ ज्यादा गलती होने का चांस है, ठीक है जी। ठीक, आपने किसी रिलेटिव को दे दिया नहीं करना, फ्रेंड को दे दिया नहीं करना, गवर्नमेंट ने पे किया है किसी को भी, किसके लिए, पब्लिक डेप्ट के लिए, वर्ड लिखा हुआ है नहीं करना, ठीक है जी। कंज्यूमर लोन लिया हुआ है किसी ने, इंडिविजुअल ने बैंक को इंटरेस्ट दिया नहीं करना, पर किसी फर्म ने पे किया तो बैंक को करना है, फर्म ने इंडिविजुअल को पे किया डिवेंचर वगैरह का, ठीक, तो करना है, ठीक जी। चाहे वो इंडियन फर्म है चाहे फॉरेन फर्म है, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे वो प्राइवेट है, ठीक है, वो बिजनेस एंटिटी समझी जाती है, वो प्रोडक्शन एंटिटी काम करती है। बस कंपनी का तो ये याद रखना, आपने अगर इंटरेस्ट पेड बाय वन फर्म टू अनदर फर्म, फर्म टू फर्म है, अनदर वन फर्म टू अनदर फर्म है, वो वाला काउंट नहीं होना, बाकी सारे काउंट होंगे। ये था आपका इंटरेस्ट का चार्ट, ठीक है जी, इसको बहुत ध्यान से करना, ठीक। ये आपका इंटरेस्ट वाला मैंने पोर्शन करा दिया, अब तो कुछ नहीं बचता। अब बच जाता है जी हमारा प्रॉफिट। अब प्रॉफिट में क्या है जी, कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस रिटेन अर्निंग, ठीक जी। अगर वर्ड दिया है प्रॉफिट, नोट नंबर 1, अगर प्रॉफिट वर्ड दिया है तो फिर हमें, अगर प्रॉफिट दिया है तो हमें ये तीनों यूज नहीं करने, तीनों यूज नहीं करने। अगर हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट दे दिया तो हमें तीनों यूज नहीं करने, ठीक जी, बिल्कुल भी यूज नहीं करने, ठीक, क्योंकि प्रॉफिट को मिला के बनते हैं कॉर्पोरेट टैक्स डिविडेंड रिटेन अर्निंग।
ठीक, अगर मुझे दे दिया प्रॉफिट तो मैं ये यूज नहीं करूंगा, सीधा प्रॉफिट लाऊंगा, इनको इग्नोर कर दूंगा। मगर अगर प्रॉफिट नहीं दिया है तो तीनों को ऐड कर लेना, तीनों को ऐड कर लेना। अब होता क्या है, फर्म ने 100 रुपये प्रॉफिट कमाया, तो प्रॉफिट तो मान लिया 100 रुपये, या तो मुझे पूरा सीधा प्रॉफिट दे दिया 100, ये फैक्टर और प्रोडक्शन इंटरप्राइज वाली इनकम है, मैं इसको काउंट कर लूंगा। लेकिन कभी क्या करेगा, केल कर देगा, प्रॉफिट कंप्लीट नहीं देगा, टुकड़ों में देगा। कहेगा जी 20 रुपए तो टैक्स में चला गया, कॉर्पोरेट टैक्स मतलब कंपनी ने, फर्म ने टैक्स दे दिया, 20 रुपए तो टैक्स में चला गया। ठीक जी, 40 रुपए रिटेन कर लिया। ठीक है जी, 20 40 60, और 40 को क्या कर दिया, डिवाइड डिविडेंड में बांट दिया। किसमें बांट दिया, ओनर को, जो शेयर होल्डर थे उन्हें डिविडेंड दे दिया। ठीक है जी, ये जो आपका रिटेन कर लिया, 40 रिटेन अपने पास रख लिया आगे के लिए, रिजर्व बना लिया, 40 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिविडेंड में दे दिया, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और 20 रुपए टैक्स में दे दिया। तो 3 टुकड़ों में प्रॉफिट बांट दिया। तो हमें तो यहाँ प्रॉफिट लेना है, हमें ना टैक्स लेना, हमें ना रिटेन लेना, ना ये लेना। हमें तो इसलिए लेने पड़ते हैं मजबूरी में, क्योंकि मेरा प्रॉफिट इन सबको जोड़ के बनता है। ठीक है जी, इन सबको जोड़ के बनता है। ठीक, वैसे टैक्स आता नहीं है कायदे में, टैक्स और ट्रांसफर इनकम मानी जाती है। ठीक है जी, ये देखो इसी की 100 रुपए की प्रॉफिट से ट्रांसफर हो रहे हैं किस पे, गवर्नमेंट पे। ठीक, लेकिन मैं यहाँ ट्रांसफर इनकम ऐड नहीं कर रहा, मैं ढूंढ रहा हूँ प्रॉफिट। क्या ढूंढ रहा हूँ, प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट ढूंढने के लिए मुझे इन सारी चीजों को कंबाइंड करके बताना पड़ेगा कि हमने 100 रुपए कमाए एज एंटरप्राइज। ठीक, तो मैं तो एक फैक्टर इनकम को काउंट कर रहा हूँ। किसको काउंट कर रहा हूँ, फैक्टर इनकम इन टोटल, फैक्टर इनकम इन टोटल, इसलिए मैं ये सारी चीजें काउंट कर रहा हूँ। अदरवाइज अगर मुझे 100 रुपए दे दोगे आप, तो मुझे इन चीजों में जाने की जरूरत नहीं है। इसमें यही बात है। ठीक है जी, फिर आपका बचता है मिक्स्ड इनकम। कुछ भी नहीं है जी, जब हम काम करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड की तरह, जैसे हमारा कोई किराना स्टोर हो गया, कोई डॉक्टर की दुकान होगी, ठीक, और कोई सर्विस एंटिटी होगी, जिसमें हम कई सारे फैक्टर को लगा के काम करते हैं, उसमें पता नहीं चलता था कौन सी इनकम किससे आ रही है। ठीक, मेरे काम करने से कितनी, मेरी स्किल से कितनी, बाकी चीजों से कितनी, मेरी प्रॉपर्टी जो खुद की है उससे कितनी। जब ये मिक्स कॉन्सेप्ट बन जाता है तो इसे कहते हैं, इससे बनने वाली इनकम भी क्या होती है, मिक्स्ड। कैसी होती है, मिक्स्ड। इससे इनकम भी होती है मिक्स, जो कई सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके बन रही है, तो इससे आएगी इनकम भी मिक्स, जैसे आपको सोल प्रोप्राइटरशिप के छोटे छोटे केस में बहुत देखने को मिलता है। ठीक है जी, तो ये आ गया आपकी मिक्स इनकम। इन सारे को जोड़ लेना, सबसे ज्यादा याद रखना है सीओई, फिर इंटरेस्ट बहुत खतरनाक है। ठीक, प्रॉफिट का भी ये वाला पोर्शन छोटा सा याद रखना। मैं कहूंगा अगर 5 स्टार देने हो तो इंटरेस्ट को देना और सीओई को देना। ठीक है जी, आफ्टर दैट आपका फिर ये कर लिया तो बड़ा आसान है। ठीक है जी, इसे कहते हैं, तीन चीजों को कहते हैं जो आपकी प्रॉपर्टी यूज हुई है। ठीक, फंड यूज हुआ, आपकी फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, आपका फाइनेंशियल प्रॉपर्टी यूज हुई, कोई आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो इनसे आने वाली चीज क्या है, कोई रेंट आता है, कोई रॉयल्टी आता है, कोई इंटरेस्ट आता है, या आपका कोई प्रॉफिट आता है, इसे कहते हैं ये ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस ले लेना, ऑपरेटिंग सरप्लस ले लेना, और उसमें कर देना सीओई प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस मिक्स्ड इनकम। ठीक है जी, बाकी कुछ नहीं करना। ठीक, भूल जाना बाकी चीजों को तो, कि दी भी है। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस अगर दिया हुआ है, अगर गिवन है, अगर गिवन है तो सीधा ऑपरेटिंग सरप्लस यूज करना। ठीक है, यूज कर लेना इसको, और सीओई प्लस मिक्स्ड इनकम कर लेना। इससे आ जाएगा आपका एनडीपी एट एफसी। क्या आ जाएगा, एनडीपी एट एफसी। अगर नोट गिवन है, केस नंबर 2 नोट गिवन, तो नॉर्मल है जी, फिर हमने सब कुछ काउंट करना है, नॉर्मली यूज करना आप। ठीक, नॉर्मल नोट गिवन में रेंट भी लेना, रॉयल्टी भी लेना, इंटरेस्ट भी लेना, प्रॉफिट भी लेना, जैसे मैंने सिखाया है। ठीक, फिर सीओई भी लेना, फिर मिक्स्ड इनकम भी लेना। क्या लेना, मिक्स्ड इनकम। ठीक है जी, तब आपका आएगा एनडीपीएट एफसी। अगर दिया है तो भूल जाना। ठीक है, दिया है तो भूल जाना, यानी कि चारों चीजें, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट गिवन है, इसी को मिला के तो हम क्या कहते हैं, इसी को मिला के तो क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस। फिर उसमें सीओई और मिक्स्ड इनकम जोड़ दो तो आपका क्या बन जाएगा, एनडीपीएट एफसी। अगर ये नहीं दिया तो फिर तो समस्या है, फिर तो हमें सारा निकालना पड़ेगा। ठीक है जी, ये था आपका इनकम मेथड। ठीक है जी, ये था आपका इनकम मेथड। अब इसका एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ये रहा जी नेट। अब आपको, आप मुझे इसमें से एनएनपी एट एफसी निकाल दो जी। ठीक, ये इनकम मेथड है। क्या है जी, इनकम मेथड। ठीक, अब मुझे पता है मेरा एनडीपी एट एफसी तो आ जाएगा इनकम मेथड से। मैं सीओई जोड़ दूंगा, मैं सीओई जोड़ दूंगा। ठीक, मैं प्लस कर दूंगा इसमें रेंट एंड रॉयल्टी, मैं प्लस कर दूंगा इसमें इंटरेस्ट, मैं प्लस कर दूंगा इसमें प्रॉफिट, मैं प्लस कर दूंगा इसमें मिक्स्ड इनकम। क्या कर दूंगा, मिक्स्ड इनकम। तो मेरा आ जाएगा एनडीपी एट एफसी। ठीक, फिर मैं एनडीपी एट एफसी को यूज करके इसमें से प्लस कर दूंगा एनएफआईए। ठीक, मैं पहुंच जाऊंगा एनएनपी एट
एफसी यानी कि मेरी नेशनल इनकम। तो आप ऐसे स्टेप वाइज चलो, पहले एनडीपी एट एफसी ढूंढो, फिर इसको ब्रिज कॉन्सेप्ट लगा के हल कर दो। ठीक, आपका एनडीपी एट एफसी निकल जाए तो एनएफआई जोड़ के एनएनपी एट एफसी बना लेंगे। ठीक है, हमें सिंपल सिंपल इनकम मेथड को लगाओ और ढूंढना स्टार्ट करो। क्या है जी, पहला वेजेस एंड सैलरी, अगर सीओई पूरा नहीं होगा तो सीओई में यूज करूंगा, ऐसे लिखते चलना। ये है जी सीओई का पार्ट। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब कुछ है ही नहीं, हमारा तो एफसी आएगा, एफसी आएगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, एनएफआई है जी, निगेटिव में दी है तो प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगी अपना। ठीक है, -20। रेंट एंड रॉयल इंटरेस्ट चाहिए जी मुझे, ये भी इनकम मेथड में आएगा, प्लस होगा। 4% टैक्स दिया है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया है, डिविडेंड। तो इन तीनों को चीज़ों को मिला के ये प्लस ये आ जाएगा प्रॉफिट, ये भी मुझे चाहिएगा। मिक्स इनकम भी चाहिए मुझे। ठीक, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, डेप्रिसिएशन मुझे चाहिए नहीं। ठीक, नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये भी मुझे चाहिए नहीं। ठीक जी, तो मुझे ये वाला पोर्शन चाहिए आपका, जिससे मेरा क्या बन जाएगा, एनडीपी एट एफसी। फिर हमें एनएफआई मुझे अलग से दिया हुआ है। ठीक जी, मैं आपका एनएफआईओ को क्या कर लूंगा, ऐड कर लूंगा, एनएफआईओ को ऐड कर लूंगा। ठीक है जी, ठीक। मेरा सीओई है 600। ठीक, मैं एक बार लिख लेता हूँ, सीओई मेरा 600 है। ठीक, फिर मेरा रेंट एंड इंटरेस्ट, रेंट एंड इंटरेस्ट है मेरा, ये रहा जी रेंट एंड इंटरेस्ट मेरा 160। ठीक जी, उसके बाद मेरा कॉर्पोरेशन टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और डिविडेंड, इनको मिला के बनाऊंगा प्रॉफिट। क्या बनाऊंगा जी, प्रॉफिट। प्रॉफिट में मेरा आएगा टैक्स प्लस रिटेन प्लस डिविडेंड। ठीक है जी, ढूंढना स्टार्ट करो। मेरा जो टैक्स है, कॉर्पोरेशन टैक्स दिया है 40। ठीक है जी, मेरा अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिटेन प्रॉफिट है 60 और ये मेरा 20। ठीक, मेरा हो गया 60 40 100 120। ठीक जी, ये हो गया मेरा टोटल 120। ठीक है जी, फिर मुझे चाहिए जी मिक्स इनकम। क्या चाहिए, मिक्स इनकम। मिक्स इनकम भी मुझे दी हुई है, कितनी दी है जी मिक्स इनकम, ये दी है मुझे 280। ये दी है 280। ठीक है जी, इसे जोड़ के मेरा आ जाएगा एनडीपी एट एफसी। जोड़ना स्टार्ट करो बेटे, 600 प्लस 160, अब तो सीधा 600 प्लस 160 प्लस 120 प्लस 280। ठीक है जी, एनडीपी एट एफसी। ठीक है, फिर जो भी एनडीपी एट एफसी एक साथ भी कर सकते हैं आप, बस मैंने तो प्लस एनएफआईए प्लस एनएफआईए। ठीक है जी, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 280 और 120 400, 400 और 600 1000, 1160 ये आ रहे हैं 1160। ठीक है, और एनएफआईए कितना है, एनएफआईए आपका -20, कितना जी -20। तो 1160 ये आ गया -20, क्योंकि प्लस माइनस ये प्लस है, ये अंदर का माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा 1140। आपका एनएनपी एट एफसी आ गया जी बहुत आसानी से 1140। ये थी आपकी नेशनल इनकम। ठीक है जी, अगर मुझे ऑपरेटिंग सरप्लस दिया होता तो मैं बाकी ताम झाम करता है नहीं, सीओई ढूंढता सीधा, और क्या ढूंढता, अपना मिक्स्ड इनकम। ठीक है जी, जब भी मुझे टोटल अमाउंट दी है, जैसे मुझे सीओई दिया है, क्या दिया है जी, नोट में मुझे दिया है सीओई, और मुझे फिर दिया है कहीं सैलरी दी है, कुछ काइंड में कुछ दिया है, मैं इग्नोर कर दूंगा। ठीक है जी, मैं बिल्कुल इग्नोर कर दूंगा, क्योंकि सीओई में सब आता है। ठीक है, जो कोई पीएफ कंट्रीब्यूशन दिया है, मैं ये सब इग्नोर करूंगा, क्योंकि ये सीओई का ही पार्ट है। ठीक, अगर मुझे एक बार सीओई दे दिया, मुझे फिर इंडिविजुअल चीजें नहीं चाहिए। हमेशा जब भी मुझे टोटल दिया है तो मुझे इंडिविजुअल की तरफ नहीं जाना है, ये बात आप क्लियर समझना। ठीक, अगर मुझे प्रॉफिट दे दिया तो फिर मैं टुकड़ों में नहीं जाऊंगा, मैं टैक्स में नहीं जाऊंगा, मैं डिविडेंड में नहीं जाऊंगा, मैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड में नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं टुकड़ों में नहीं जाऊंगा। ठीक है जी, सीधी बात है। इंटरेस्ट का मैंने बता ही दिया, क्या ले लिया, इम्प्यूटेड और एक्चुअल दोनों लेने हैं, कौन से नहीं लेने हैं, कंजम्पशन पर्पज के वो नहीं लेने हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी, प्रॉफिट हो गया, इसमें से वही बड़ा था, इंटरेस्ट वाला मैंने वो आपको बता दिया क्या लेना है क्या नहीं। रेंट और रॉयल्टी का तो सिंपल है, सीधा देता है, वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी, और मिक्स इनकम भी बता दिया। ठीक, फिर मैंने आपको ऑपरेटिंग सरप्लस अलग से बता दिया कि क्या लेना, ऑपरेटिंग सरप्लस दिया तो क्या नहीं लेना। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। ये था आपका आज का इनकम मेथड कंप्लीट डिटेल विद आपका क्वेश्चन आंसर। ठीक है, इसके बाद रहता है एक्सपेंडिचर मेथड, वो कराने के बाद मैं आपको 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा मिक्स वाले। ठीक, पूरे पूरे ढूंढ के। ठीक, थैंक यू वेरी मच, बने रहिए।